स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी क्लास 10 एच लेसन 8 पार्ट 8 जीव जनन कैसे करते हैं कि लास्ट क्लास को ही अपन कंटिन्यू करेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं इसकी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन, जिसमें दो अलग अलग लिंगों यानी मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती, नर और मादा जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही मातृ कोशिका या एक ही जनन कोशिका होती है जो अपने ही समान संतान उत्पन्न करती है। इसके अपन प्रकार भी पढ़े थे कि द्विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन आदि कई विधियों के बारे में पढ़ा था। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक लैंगिक जनन। बच्चों अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार मैं फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ। लैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए या अपने ही समान जीव उत्पन्न करने के लिए दो अलग अलग लिंगों की आवश्यकता होती है। इसमें एक नर होता है और एक मादा होता है। नर का युग्मक शुक्राणु, मादा के युग्मक अंडाणु के साथ मिलता है और भ्रूण का निर्माण करता है, इसको युग्मनज कहते हैं। और यही भ्रूण फिर आगे समय विकसित होकर एक पर्टिकुलर जीव या संतान को जन्म देता है। तो लैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें दो अलग अलग लिंगों की जरूरत होती है, नर और मादा की, जिसमें नर के युग्मक शुक्राणु और मादा का युग्मक अंडाणु आपस में संलयन करते हैं, जुड़ते हैं, फ्यूजन करते हैं और भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। इस भ्रूण का मादा के गर्भ में विकास होता है, एवोल्यूशन होता है और फिर वो संतान के रूप में जन्म लेता है। लैंगिक जनन। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पुष्पों के लंब काट की संरचना। एक प्रारूपिक पुष्प आप लोग देखे होंगे। पुष्प किसी भी पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प किसी भी पौधे का जनन अंग होता है जो जनन द्वारा नए जीवों को जन्म देने में मदद करता है। एक प्रारूपिक पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, इसका डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं और उसके विभिन्न भागों के बारे में बता रहा हूं। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना है, आप लोगों को इसे अपनी कॉपी में बनाना भी है और इसके विभिन्न भागों के बारे में बताना है। यह एक प्रारूपिक पुष्प है जिसके विभिन्न भाग अपन देखेंगे बच्चों कि क्या क्या इसमें होता है। सबसे पहला पॉइंट है पुष्प का पेडिक्ल, पुष्प व्रण। पुष्प व्रण देखिए, यह फूल का डंठल होता है जिससे हम पुष्प को पकड़ते हैं और इस पुष्प के डंठल को पुष्प व्रंत कहते हैं जिसके द्वारा फूल तने से जुड़ा होता है। सेकंड भाग है पुष्पासन, पुष्प का आसन। पुष्प व्रत ऊपर की ओर मोटा मुग्धा के जैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। इसे हम पुष्पासन या पुष्प के आसन कहते हैं क्योंकि इसी से पुष्प के विभिन्न भाग आकर यहाँ पर जुड़े होते हैं। तो इस मोटे वाले भाग को पुष्पासन। फिर थर्ड पॉइंट है इसका बाह्यदल पुंज।
या बाह्यदल। यह पुष्प का पहला चक्र होता है जो पुष्पासन में लगा होता है। ये हरे रंग का होता है और ये शुरू में इस फूल की यानी कली की सुरक्षा करने का काम करता है, प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है, हरे रंग का होता है, अब कली की सुरक्षा करने का कार्य करता है। फिर है दल। ये जो दल 1, 2 और 3 ये दल है। यह पुष्प का अलग अलग रंगों वाला बहुत ही आकर्षक भाव होता है जिसको हम दल कहते हैं। ये कई कलर का पाया जाता है। इसकी संख्या 2, 4 से अधिक भी होती है। जैसे गुलाब में कई पंखुड़ियां होती हैं, इसको नॉर्मल भाषा में हम पंखुड़ी कहते हैं। यह कीटों को निषेचन के लिए आकर्षित करने का काम। इसके बाद है पुंकेसर। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है जिसको हम पराग भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में। फूल का ये पराग होता है। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। ये 2 भागों का बना होता है। ऊपर का गधे का फूला हुआ भाग इसको कहते हैं परागकोश और ये पीछे का धागेनुमा भाग इसको कहते हैं तंतु। यानी 2 भागों से मिलकर बना हुआ, ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश, नीचे का पतला भाग तंतु, दोनों मिलकर बनाते हैं पुष्प का नर जनन पुंकेसर। और इसके अंदर भरा होता है शुक्राणु या परागकण। इसको आप शुक्राणु भी कह सकते हैं। फिर है इसका चौथा पॉइंट है पुष्प का मादा जनन अंग। ये स्त्री केसर सुराही का आकार समान या कोनिकल फ्लास्क जैसा होता है। ऊपर एक लंबी गर्दन होती है और नीचे मटके की तरह गोलाकार होता है। यह पुष्प का स्त्री केसर होता है। 3 भागों का बना होता है। ऊपर वाले भाग को वर्तिका काग्र, बीच के नलिकाकार भाग को वर्तिका और अंदर के नीचे के गोलाकार भाग को अंडाशय कहते हैं जिसमें ये ओव्यूल या अंडाणु पाए जाते हैं। तो ये चारों चीजें मिलकर बनाते हैं पुष्प का स्त्री केसर। यह फूल का मादा जनन अंग होता है। ठीक है, एक बार और बता देता हूं। पुष्प का ये पुष्पग्रंथ है जिसको हम डंठल कहते हैं जो तने से जुड़ा होता है। दूसरा है पुष्पासन, पुष्प का वह भाग जहां पुष्प के विभिन्न भाग जुड़े होते हैं। फिर बाह्यदल कुंड, ये हरे रंग का होता है और पत्तियों की सुरक्षा करता है। फिर दल, या इसको पंखुड़ी कहते हैं, ये विभिन्न आकर्षक रंगों का होता है और सुंदर आकृति का होता है जो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। फिर है पुंकेसर, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। इसके ऊपर के फूले हुए भाग को परागकोश और पतले भाग को तंतु कहते हैं। इसके अंदर शुक्राणु या परागकण भरा होता है। फिर है स्त्री केसर, ये बीचों बीच होता है, कोनिकल फ्लास्क के समान दिखाई देता है। ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इसके ऊपर के फूले भाग को वर्तिका, बीच के पतले भाग को वर्तिका और नीचे के अंडाशय मटके के घड़े के आकार के भाग को अंडाशय कहते हैं जिसके अंदर अंडाणु पाया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन पुष्प में लैंगिक जनन की क्रिया। थर्ड टॉपिक चित्र वही रहेगा, केवल हमको इसमें पुष्प के में लैंगिक जनन की क्रिया के बारे में बताना है। जैसा स्टार्टिंग में मैं बताया हूं, किसी भी पौधे का पुष्प उसका जनन अंग होता है और आप भी जान गए कि क्यों ये जनन अंग होता है, क्योंकि पुष्प के अंदर उसके नर जनन अंग पुंकेसर पाया जाता है और पुष्प के अंदर मादा जनन अंग स्त्री केसर पाया जाता है। पुंकेसर आप जान चुके 2 भागों का बना होता है। ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश, नीचे का पतला वाला भाग तंतु कहलाता है। स्त्री केसर वाला भाग 4 भागों का बना होता है। ऊपर का फूला हुआ भाग वर्तिका कहते हैं, बीच की पतली नली वाले भाग को वर्तिका कहते हैं और नीचे के गोलाकार भाग को अंडाशय कहते हैं जहां पे अंडे उत्पन्न होते हैं। यह अंडाणु पाए। इसके अलावा पुष्प
दो प्रकार का होता है, एक लिंगी और उभयलिंगी। ऐसा पुष्प, ऐसा फूल जिसमें पुष्प का केवल एक जनन अंग होता है, या तो वो नर जनन अंग हो या फिर वो मादा जनन अंग हो। दोनों में से कोई एक जनन अंग जिस पुष्प में पाया जाता है उसको हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ऐसा पुष्प जिसमें केवल एक जनन अंग पाया जाता है, चाहे वो नर जनन अंग हो चाहे वो मादा जनन अंग हो, तो उसे हम कहते हैं एक लिंगी पुष्प। और द्विलिंगी या उभयलिंगी किसे कहते हैं? वह फूल जिसमें दोनों जनन अंग होते हैं, यानी नर जनन अंग पुंकेसर भी होता है और मादा जनन अंग स्त्री केसर। जब एक फूल के अंदर दोनों होते हैं तो ऐसे पुष्प को, ऐसे पौधों को द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। अब जनन की क्रिया कैसे होती है इसमें बच्चों? तो जैसे पुष्प पूरा विकसित हो जाता है तो वायु के अपने आप या वायु के द्वारा, हवा के, पानी के द्वारा, किसी कीट के द्वारा ये परागकोश फट जाता है और परागकण बाहर। अब ये परागकोश से हवा, पानी, किसी कीट, पक्षी या जंतु के द्वारा या स्वतः ही उसी फूल या किसी दूसरे फूल के मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र में आकर चिपक जाता है और यहाँ से पतली नली निकलती है। ये पतली नली अंडाशय के अंडाणुओं के साथ जाती है और उसे निषेचित कर देती है, यानी उसमें निषेचन की क्रिया, संलयन की क्रिया हो जाती है और फिर इस भ्रूण से, अंडाणु से बीज बनता है और जैसे निषेचन की क्रिया हो गई बीज का निर्माण होने लगता है और पुष्प का बाकी भाग झड़ जाता है, केवल अंडाशय बचता है, ये वाला भाग, और यही अंडाशय विकसित होकर फूल का निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। तो समझ गए बच्चों? परागकोश फट गया, परागकण बाहर आ गए, स्वतः ही या वायु द्वारा या पानी द्वारा या पक्षी द्वारा या किसी कीट के द्वारा वो पुष्प के मादा जनन अंग में आकर वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। वहां से पतली नली के द्वारा सरककर अंडाशय में पहुंच जाते हैं। अंडाशय में पाए जाने वाले अंडाणु के साथ संलयित हो जाते हैं, यानी निषेचन की क्रिया हो जाती है और इससे, इस अंडाणु से या भ्रूण से बीज का निर्माण होता है, पुष्प के विभिन्न भाग झड़ जाते हैं, बचता केवल है बच्चों अंडाशय। यही अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है, यानी पुष्प का जिस भाग को हम खाते हैं फल के रूप में उसे हम अंडाशय कहते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया? अब नेक्स्ट टॉपिक है पुष्प में निषेचन की क्रिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, किसी भी फूल में निषेचन की क्रिया का मतलब होता है नर युग्मक परागकण का पुष्प के मादा जनन अंग तक पहुंचने की क्रिया को परागण, पॉलिनेशन या निषेचन कहते हैं। तो पुष्प में निषेचन या परागण किसे कहते हैं? किसी भी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प या किसी दूसरे पौधे वाले पुष्प के मादा जनन अंग वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को निषेचन या परागण कहते हैं। परागण की क्रिया के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंचता है, अंडाशय में जाकर अंडाणु के साथ जुड़ता है, संलयन की क्रिया हो जाती है और उसके बाद बीज का निर्माण हो जाता है और अंडाशय से फल बनता है। तो इस तरह से परागण की क्रिया होती है। तो परागण किसे कहेंगे बच्चों? पुष्प के पराग कणों का, यानी नर जनन अंग के पराग कणों का पुष्प के मादा जनन अंग तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे परागण के प्रकार। परागण प्रमुख दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, दूसरा परपरागण। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे परागण किसे कहते हैं? पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के मादा जनन अंग तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पॉलिनेशन, परागण दो प्रकार का होता है। स्वपरागण, स्वपरागण वह परागण होता है जिसमें एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प में अपने आप पहुंचता है,
इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। यानी ऐसा परागण जिसमें पुष्प का परागकण उसी पुष्प में अपने आप स्वतः पहुंचता है, इसमें किसी माध्यम की यानी हवा, पानी, कीट, पक्षी की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे परागण को हम स्वपरागण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है, उभयलिंगी होना जरूरी है। ठीक है। सेकंड टॉपिक है परपरागण। परागण की वह प्रक्रिया जिसमें पुष्प का परागकण उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के मादा जनन अंग तक स्वतः नहीं जाता, बल्कि किसी माध्यम द्वारा जाता है, यानी वायु के द्वारा, पानी के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा या किसी जानवर के द्वारा जब उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प में माध्यम के द्वारा पहुंचता है तो उसको परपरागण कहते हैं। इसमें पुष्प का एक लिंगी होना या द्विलिंगी होना दोनों कंपलसरी है, एक लिंगी होने पे भी होता है। इस तरह से आज अपन ने पढ़ा लैंगिक जनन, पुष्प की संरचना, पुष्प में लैंगिक जनन, परागण और परागण के प्रकार। तो आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, परागण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। और सेकंड क्वेश्चन याद करेंगे आप लोग स्वपरागण परपरागण में अंतर। और थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुष्प के लंब कांट की संरचना। और इस वीडियो को आप लोग देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम करेंगे ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके। थैंक यू।